हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास 29 के अंदर। तो इससे पहले हम 28 के अंदर कुछ आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम जो डिडक्शंस है उसका डिस्कशन करेंगे। जो डिडक्शंस में हम दो प्रकार डिडक्शंस थे हमारे पास में। एक तो था हमारे पास में स्टैच्यूटरी डिडक्शंस और दूसरा था इंटरेस्ट। तो जो डिडक्शन था वो तो वहीं कंप्लीट हो गया था, उसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं। यही टेबल वापस मैं आपको शो कर रहा हूँ एक बार के लिए। सेल्फ और इंटरेस्ट की बात थी, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग रूल्स थे और लेट आउट के लिए हाउस के लिए अलग रूल्स थे। तो देखिए 24 के अंदर वो टैक्सेबल था। अब आज हम अपने वाले टॉपिक पर आते हैं। मतलब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो था, हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट के लिए। तो अब इंटरेस्ट कब बनता है? इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने हाउस बनाने के लिए लोन ले रखा हो। इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि आपने मकान बनाया और मकान बनाने के आपने लोन ले रखा हो, तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए लोन फॉर हाउस या उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हाउस, तो कौन से हेड के अंदर बताया गया है? हमें बताया गया है वो 24B के अंदर बताया गया है। इसके अंदर आपको कोई परेशानी इसके अंदर आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहली बात है कि इस डेफिनेशंस के अंदर हम ये देखेंगे कि कब कब हम कवर होते हैं या नहीं होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे कि किसी भी चीज़ को हम जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? लोन होना चाहिए। और लोन किसके लिए? हाउस के लिए होना चाहिए। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज होने पर हम उसे मानेंगे लोन फॉर हाउस मानेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नया वर्ड यदि यूज होता है तो उसे लोन फॉर हाउस हम नहीं मानेंगे। देखिए कैसे। देखिए यदि ये सारे वर्क करने के लिए आपने लोन लिया है और वो भी किसका? हाउस, केवल मकान के लिए, ना कि आपके वहाँ आ जाए कि आपने लैंड खरीदी। नो, आंसर आपको जाएगा नहीं। आपने प्लॉट खरीदा? नहीं। प्लॉट का मतलब होता है खाली प्लॉट ले लिया आपने, मकान नहीं है वहाँ पर। लैंड मतलब खाली ज़मीन ले लिया आपने, तो मकान नहीं है वहाँ पर, हाउस नहीं बना हुआ। तो इसके लिए यदि कोई लोन लेते हो तो इसका छूट आपको यहाँ पर नहीं मिला है, उस ब्याज की छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, उसका डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। अब आपने हाउस के लिए लोन लिया है तो उसमें हाउस के लिए लोन लेने के लिए हमारे पास 6 वर्क हो सकते हैं कि 6 कार्य अपन कराएं कि उनके लिए अपने लोन हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं वो कार्य कि आपने एक्वायर्ड से मतलब होता है आपने परचेज किया है, खरीदा है, मतलब एक हाउस है वो बना बनाया आपने परचेज कर लिया। या फिर आपने कोई पहले जमीन खरीदी थी उसके ऊपर आप निर्माण कार्य करवा रहे हो तो उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। या फिर आपके पास में मकान तो पहले से ही था लेकिन वो जर्जर अवस्था में आ गया तो उसके लिए आपको रिपेयर करवाने की जरूरत है। देखो यार थोड़ा सा डिफरेंस है। रिपेयर में क्या होता है, जैसे कि आपको मकान तो आप काम लेना चाह रहे थे उसी मकान का था, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत पुराना हो गया, इस कारण से अपना आप ही मतलब उसके अंदर चूना मिट्टी वो हट गई है, उसको आपको कलर पेंट कराना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें रिपेयर में आते हैं। रिन्यूअल क्या है? रिन्यूअल इसके अलावा अलग वर्ड है। रिन्यूअल में क्या होता है कि जैसे कि आपका मकान बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है आज के समय के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको लगता है कि यार ये इसमें ना फॉल सीलिंग लगनी चाहिए, इसमें कलर्स चेंज होने चाहिए, इसके अंदर स्लाइडिंग्स लगनी चाहिए, मतलब पेंट्स वगैरह बिल्कुल चेंज होने चाहिए, वॉलपेपर्स लगनी चाहिए, तो मतलब आपके उसे डेकोरेट करवा रहे हो एक तरह से अपने हाउस को। तो जब इस तरह का जो वर्क किया जाता है वो आता है रिन्यूअल के अंदर। रिपेयर के अंदर क्या था कि आप वो जो पुराना मकान था वही था, ठीक था, लेकिन उसके अंदर कुछ परेशानियां हो गई है, वो मतलब चूना मिट्टी वो हट गया, ऐसे वो जो कलर पेंट था वो खराब हो गया। और रिन्यूअल में क्या है आप एडिशनल नई चीज़ें लगवा रहे हो उसके ऊपर ताकि वो पहले से ज़्यादा अच्छा दिखे। और रिपेयर में क्या था बस पहले के बराबर ले आओ वहाँ से। और रिन्यूअल मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए रिन्यूअल वर्क होता है। रिकंस्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, मतलब आपके पास जो पुराना मकान था वो आपको दोबारा से बनाना है। बनाने से मतलब क्या वो आप मतलब बिल्कुल ख़राब से गया तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा उसमें तोड़फाड़ करने वाले हो, एक तो उसको पूरा ही आप ढांचा गिराकर फिर नया बनाने वाले हो, तो उसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब पुराना करना। एक वर्ड है एक्सटेंशन, विस्तार के लिए। बुक्स के अंदर ये वर्ड नहीं देगा लेकिन इसके लिए भी लोन लेते हैं तो वो हमारे पास में एलिजिबल होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे आगे उसमें बहुत बड़ा हाउस जमीन तो रखी हुई थी लेकिन आप पहले उसमें 2 कमरे ही बनाए थे, अब आगे जमीन और खाली पड़ी हुई उसके ऊपर आप 2-3 नए कमरे और बनाना चाह रहे हो, इससे बोलते हैं एक्सटेंशन, विस्तार करना। मतलब जैसे या फिर इसके अंदर ये भी आता है जैसे आपने 1 मंजिल का मकान पहले बना रखा था, अब आप दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल बनाना चाह रहे हो तो इससे बोलते हैं विस्तार करना, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले में कोई चेंज नहीं करे, आगे और बढ़ा रहे हो तो उससे बोलते हैं एक्सटेंशन, विस्तार करना। तो इस तरीके से आपको 6 वर्क दिए हैं। ये 6 वर्क आपके 6 वर्क के लिए आपने लोन लिया है और आपको वर्ड यूज किया है हाउस के लिए। हाउस के लिए आपने वर्ड यूज किया है तो फिर आपके लिए आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर डिडक्शन जो छूट है उसकी मिलेगी। लेकिन लैंड और प्लॉट वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, प्लॉट के लिए भी नहीं मिलेगा और लैंड के लिए भी नहीं मिलेगा। अब इसमें भी देखो एक चीज़ आती है, इसके अंदर क्या आता है कि ये जो दो वर्ड है ये बिल्कुल अलग है अपने आप के अंदर। इन दोनों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है और इन चारों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। आप ये आंसर रख लेना आप, ठीक है। ऊपर के दोनों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, नीचे के चारों कैटेगरी अलग है, क्योंकि ये जो दोनों की जो कैटेगरी है ये देखना, ये इसके लिए आंसर आता है 2 लाख, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा याद कर लीजिए 2 लाख, अभी 2 लाख क्या है बस हम थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है 2 लाख है। हर बार 2 लाख नहीं है, कभी कभी 30,000 हो जाता है और इसके लिए हमेशा ही 30,000 है, ठीक है। नीचे वाले के लिए आंसर हमेशा कितना 30,000 है, ऊपर वाले के लिए भी आंसर 30,000 हो सकता है लेकिन वो बताऊंगा कब हो सकता है, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे मैं 2 लाख या 30,000 क्या लिख रहा हूँ, ये लिमिट्स है,
ठीक है, कि भाई आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट की छूट कितनी मिली वो मिलने वाली है। अभी आप इसको मतलब वॉश आउट कर दीजिए, मतलब बस थोड़ा सा हल्का सा मैंने याद दिलाने की कोशिश करिए। प्रॉपर जो रूल्स है वो अपन अभी नेक्स्ट पेज पे लेंगे। तो हमें तो बस केवल अभी इसके अंदर बात करूँ मैं क्या याद करना है, तो आपको 6 वर्ग के नाम थोड़े से स्लाइड याद रखने हैं, और इसमें 2 में से आपको हमेशा याद रखना है, यही वर्ड यूज होने चाहिए, आपको मिस गाइड नहीं होना चाहिए। इस 2 को याद कर लो, बाकी 4 को नीचे के छोड़ो, क्योंकि 4 तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा लाइटली देखा होगा तो भी आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसे ही कुछ वर्ड आपने पढ़े थे। लेकिन 2 जो ऊपर के वर्ड है वो वैसे वैसे रहने चाहिए। एक्वायर्ड मतलब खरीदना है, हमने परचेज किया है, हाउस को एक्वायर किया है। तो परचेज तो अपन किसी गुड्स के लिए यूज करते हैं, एक्वायर अपन जमीन मकान के लिए यूज करते हैं। तो एक्वायर क्या है, आपने खरीदा है, करे किया है, आपने एक मकान आपने लिया है। दूसरा है आपने कंस्ट्रक्शन किया है, निर्माण किया है, उसे बनाया है, घर को बनाया है आपने। तो 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड अपने आप में कैटेगरी में अलग है। बाकी 4 आप चाहे याद ही मत कीजिए, बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, जैसे रिपेयर हुआ, रिन्यूअल हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ये अलग चीज़ हो गई हमारे पास में। अब अपन चलते हैं इनके रूल्स पे। तो एक रूल्स हमारे समझ में आ गया कि हमारे पास लोन फॉर हाउस हम मानेंगे कब, भाई लोन फॉर हाउस हम मानेंगे जब हमने इन 6 कार्यों के लिए लिया हो, ठीक है। और 6 में से भी ये सब कार्य किसके लिए होने चाहिए, हाउस के लिए होने चाहिए। आप सोचो भाई एक्वायर फॉर लैंड, एक्वायर फॉर प्लॉट आ जाए तो नहीं, एक्वायर फॉर लैंड, एक्वायर फॉर प्लॉट के लिए अपन हमारा आंसर नहीं होगा, 0 आंसर होगा वहाँ पर हमारा। वो इस साइड में हमें छूट नहीं मिलने वाली है उसकी। अब आगे चलते हैं। देखो ब्याज की 2 सीमाएं हैं। अब देखिए ये जो सीमाएं है ना, ये भी ध्यान रखना, ये केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में जो ब्याज है उसको हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, जो इंटरेस्ट है 2 कैटेगरी में बांट रहे थे। एक कैटेगरी थी हमारे पास में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, इसे शॉर्ट में लिखूंगा SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ही लिखूंगा मैं, इसे क्या लिखूंगा, SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और दूसरा था लेट आउट हाउस, या फिर डीम टू बी लेट हाउस, मतलब ऐसा कि मकान जो किराए पे दिया हुआ मान लिया गया है। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मतलब जिसमें आप खुद रहने के लिए काम में लेते हो। तो ये जो लिमिट्स बताई गई है आपको, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट की 2 सीमाएं हैं, जो लिमिट्स है। क्या लिमिट्स है, एक तो होगा कि आंसर आपका 2 लाख मैक्सिमम आपको छूट मिलेगी, और एक होता है मैक्सिमम 30,000 आपको छूट मिलेगी, 30,000 आपको मिलेंगे, 2 लाख और 30,000। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो लिमिट्स है ये केवल और केवल ओनली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, और वो भी मैक्सिमम आपके पास में 2 हाउस होते हैं, 2 हाउसेज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा कट रहा है आपके पास में, ये देखिए अब शायद आपको दिखाई देगा कि ये क्या, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड चीज़ें हमारे पास में हो सकती है हमारे पास में, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो लिमिट्स की बात सबसे ज़्यादा, जो लिमिट्स जो वर्ड है वही यूज किसके लिए हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए हो रहा है। और मैक्सिमम कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। लिमिट्स का क्या है आपके पास में, आंसर आएगा 2 लाख और 30,000 रुपये है। अब कब तो 2 लाख होंगे, कब 30,000 होंगे, उसके लिए हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, आगे जस्ट हम डिस्कस करने वाले ही हैं, जस्ट नीचे इसके बाद में मैं इसको सबसे ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ पूरी बुक्स में, पूरे वर्ल्ड में कहीं चल जाए, इससे ईजी कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो मैक्सिमम 2 हाउस के लिए मिलेगा, वो भी अभी ये नया रूल्स आएगा, 2 हाउस के लिए छूट मिल सकती है। लिमिट्स की यदि बात की जा रही है तो लिमिट्स का मतलब ही क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और वो भी क्या है 2 लाख और 30,000, 2 आंसर है। तो सबसे पहले अपन मैं 2 लाख की बात करूंगा कि 2 लाख के लिए हमारे पास क्या आंसर जाने वाला है। अब देखिए 2 लाख की लिमिट्स कब होगी, पहली कंडीशंस के नाम से मैंने दी है। देखिए इसमें क्या क्या मैं आपको नोट कराने जा रहा हूँ, उसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर आप तो इसे एक तरह से टर्म एंड कंडीशन भी मान सकते हैं कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए 2 लाख की लिमिट होने के लिए, कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ पहली कंडीशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए। ये देखिए पहली कंडीशन होनी चाहिए लोन आफ्टर 31 मार्च 1999 को लिया हो, कि लोन जो आपने लिया है वो कब लिया है, आपने 31 मार्च 1999 के बाद में लिया। आफ्टर मतलब इसके बाद में लिया हो, मतलब आपने 1 अप्रैल 1999 से लिया हो लोन, मतलब इसके बाद वाले किसी भी डेट को लिया हो, 1 अप्रैल 31 मार्च 1999 को भी लिया हो तो वो भी यहाँ पर नहीं काउंट होगा। इसके बाद मतलब 1 अप्रैल ही डेट आएगी, ठीक है। अब ऐसे मत बोला कि सर रात के 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, रात के 11-12 बजे कुछ नहीं बजते हैं, बैंक सब अपने रूटीन टाइम में खुलते हैं और उसके अंदर भी एक डेट डलती है भाई किस डेट को लोन पास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये से बायस क्वेश्चन पुट मत करना कि 12 बज रहे थे, 11 बज रहे थे, उस समय तो रात हो रही थी, क्या हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद में आगे बात करता हूँ मैं, एक मिनट में वीडियो पॉज करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो अब एक चीज़ पहला रूल्स था तो हमारे पास निकल कर गया था। पहला रूल्स हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास रूल्स आया कि आपका जो लोन जो टाइम है वो 31 मार्च 1999 के बाद में होता है। दूसरा आपने जो लोन लिया है वो हाउस के लिए लिया हो और 2 ही काम के लिए लिया हो। मैंने कहा था ना 2 वर्ग काम अलग से याद रखना, एक्वायर और कंस्ट्रक्शन, मकान खरीदने के लिए लिया हो या फिर आपने लिया हो बनाने के लिए लिया हो। तो मकान को आपने खरीदने के लिए लिया या फिर बनाने के लिए लिया है तो ही आपके लिए हमारे पास में ये लिमिट 2 लाख होगी।
और ये मैक्सिमम कितने हाउस के लिए हो सकती है, ये मैक्सिमम 2 हाउसेस के लिए हो सकती है, और वो कितनी है और पे हो सकती है 2 लाख रुपए। तो इसके अलावा एक कंडीशन और है, वो थोड़ी नीचे लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, देखिए मैं वापस को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा। तो आपके पास में 3 सेंटेंस आपको याद करने होंगे कि कब हमारी लिमिट 2 लाख होगी, कब हमारी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। ठीक है, सब हम बोल रहे हैं 2 लाख लिमिट होगी, ये 2 लाख की लिमिट होगी, कब होगी, पहली कंडीशन तो ये हो गई, ये एक नाम दूंगा मैं इसे, कितना कि लोन लिया हो 31 मार्च 1999 के बाद में, किस काम के लिए लिया हो आपने, दूसरा कि आपने काम लिया हो उसे एक्वायर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, बनाने के लिए लिया हो। और तीसरी कंडीशन ये रही, ये रेड पेन से लिखी हुई, वो तीसरी कंडीशन है मेरे पास में, क्या कि जिस गत वर्ष में, जिस प्रीवियस ईयर्स में आपने लोन लिया है उसके ठीक आगे की जो आगे आने वाली जो 5 प्रीवियस ईयर्स है उसके अंदर आपका हाउस बन जाना चाहिए। उसमें आपका क्या बन जाना चाहिए, हाउस बन जाना चाहिए। आप समझिए कि जिस प्रीवियस ईयर में भी मैंने लोन लिया है उसके ठीक आगे के 5 वर्ष, जो 5 प्रीवियस ईयर्स आगे निकलेंगे उसके अंदर आपका हाउस बन जाना चाहिए। मतलब ये ऐसा होता है ना, जैसे मैंने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, सपोज दैट मैंने 10 लाख का लोन ले लिया, मैंने आज लोन ले लिया, लेकिन अब इसकी तो कोई लिमिट होनी चाहिए, मैं कहीं हो सकता है मैं मकान बनाऊँ नहीं, लोन तो ले लिया मैंने 10 लाख का, तो क्या मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं, वो तब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने एक तरह से आप फ्रॉड कर रहे हो कि आप मकान बनाने के नाम से लोन ले रहे हो लेकिन मकान बना नहीं रहे हो। तो मकान बनाने की भी लिमिट होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि यदि आप इसका छूट लेना चाहते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल्स ये बोलते हैं कि आपको 5 साल में, आने वाले 5 साल में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने लिया है उसके ठीक आने वाले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपको आपका जो हाउस है वो बन जाना चाहिए। देखो यहाँ पर डेट से डेट काउंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया है, आज मैं बात कर रहा हूँ कि आज मैंने लोन ले लिया 19 सितंबर 2020 को, तो 19 सितंबर 2020 से हम काउंट नहीं करेंगे, हम इस प्रीवियस ईयर को तो पूरे को ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्डिंग है कि यूज की गई जिस गत वर्ष में, जिस प्रीवियस ईयर से लोन लिया उसका ठीक आगे, मतलब इस प्रीवियस ईयर 19, मैंने अभी जैसे ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 19 आपका प्रीवियस ईयर चला 2021 मैंने लोन ले लिया, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल 2021 ही होगा आज की डेट के अंदर। आज डेट क्या हो गई, आज डेट है 19 सितंबर 2020, तो आज मैंने लोन ले लिया, तो 19 सितंबर से हम काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा वर्ष ही, पूरा वर्ष हम छोड़ देंगे, इसके आगे के 5 साल काउंट करेंगे। आगे 5 साल तो अपने 20-21 छोड़ दिया, फिर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, मतलब 25-26 का मतलब है 31 मार्च 26 तक आपका हाउस बन जाना चाहिए। आगे और मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। तो आपके यहाँ 3 कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन होने पर आपकी 2 लाख की लिमिट रहेगी। कौन कौन सी? 31 मार्च 1999 के बाद में लोन लिया हो, एक्वायर या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, तीसरा कि 5 साल में आपका मकान बन जाना चाहिए, जिस गत वर्ष में लिया उसका ठीक आगे वाले 5 साल में मकान बन जाना चाहिए। वर्डिंग पे ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस डेट से लिया उसके आगे के 5 साल की डेट में बन जाना चाहिए, नहीं, डेट से नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में लिया उसको तो पूरे को छोड़ दो, उसके ठीक आगे के 1 अप्रैल से अपन काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, 31 मार्च का ऐसे काउंट करते करते अपन 5 ईयर काउंट करेंगे। तो वहाँ जाकर आपको 31 मार्च 2026 आएगा। जैसे अभी आज कोई डेट में कोई लोन ले रहा है तो उसको 31 मार्च 2026 तक मकान बनाना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन के अंदर मान लीजिए फेल हो जाता है, कोई सी भी, चाहे मैंने 3 कंडीशन बताई है, 1, 2, 3, किसी भी कंडीशन में फेल हो जाता है तो लोन की लिमिट घटकर आपकी 30,000 हो जाएगी। समझ लीजिए क्या हो गया। आपको बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको केवल एक का ही आंसर याद रखना है, वो कितना है, 2 लाख की। 2 लाख आंसर कब होगा? 2 लाख आंसर के लिए 3 कंडीशन बताई गई थी, तीनों में से एक भी कंडीशन जरा सी भी कंडीशन यदि आपको फेल हो जाती है आपकी, तो लोन लिमिट घटकर 30,000 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, नीचे दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, आपको इससे ऊपर से कंपेयर करेंगे। जैसे पहला बताया कि सब ठीक है, लोन तो आपने यहाँ ले लिया, बाद में ही लिया है, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैच कर रही है आपकी, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन मैच नहीं करी क्योंकि एक्वायर कंस्ट्रक्शन लिया आपने, किसके लिए ले लिया, इस तरह का वर्क के लिए ले लिया आपने, इस तरह का वर्क ले लिया, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इस कारण आपकी लिमिट कितनी हो गई, 30,000 हो गई। आया बात समझ में? देखो, एक्वायर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ वर्ड क्या यूज किया, रिपेयर, रिन्यूअल, एक्सटेंशन, कंस्ट्रक्शन, तो ये वर्ड 4 वर्ड यूज कर रही है। तो इस तरह का कोई सा नया वर्ड यूज करने पर आपकी लिमिट कितनी हो गई, 30,000 हो गई, और ऊपर वाले वर्ड्स के अंदर लिमिट 2 लाख थी, तो ये वाला मैं आपकी पॉलिसी मैच नहीं हुई, इस कारण आपका ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे बताया गया आपको क्या हो सकता है, आगे ये भी हो सकता है कि लोन तो आपने ले लिया, चलो ठीक है, सब आफ्टर 31 मार्च में आया, तो ये वाली कंडीशन मिल गई, एक्वायर के लिए लिया, ये भी मिल गई, लेकिन लोन लेने के 5 साल के अंदर आप मकान नहीं बना पाए। आपको बोला था कि लोन लेने के 5 प्रीवियस साल के मकान बन जाना, वो नहीं बन पाए, तो ऐसा नहीं बन पाया, तो फिर ये तीसरी कंडीशन में वर्ड गई, तीसरी कंडीशन के अंदर आप फेल हो गए, तो तीसरी कंडीशन फेल होते हैं आपके पास में कितनी हो गई, लिमिट ऑफ 30,000 हो गई। लास्ट देखिए, आपने लोन तो ले लिया, आपने इस काम के लिए ही लोन ले लिया, आपके पास लोन के ऊपर थोड़ा मिट गया ऊपर वाला कि लोन के लिए आपको बताया गया था कि
एक मिनट, लोन के लिए आपको बताया गया था कि आप इस काम के लिए लोन ले सकते हो। एक बार कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लोगे तो आपकी लिमिट कितने की 2 लाख रहेगी। देखिए यहाँ एक बार कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, किसी के लिए आपने काम लिया हो लेकिन आपने लोन ही बिफोर ले लिया, पहली कंडीशन नहीं मिल रही है आपकी, तो पहली कंडीशन जैसे ही मिसमैच हुई वैसे आपकी लिमिट कितनी होगी, वापस 30,000 होगी। तो मैंने कुल मिलाकर यहाँ 3 नीचे और कंडीशन बनाई है। ये कंडीशन अपने आप में कुछ नहीं है, आपको केवल ऊपर वाला ही याद करना था। ऊपर वाले में जैसे भी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो आपकी लिमिट घटकर 30,000 आ गई, बस इतना सा ध्यान रखना है। एक बार के अंदर मैंने यहाँ पर 3 जो मैंने क्वेश्चन लिया हर बार में एक एक कंडीशन मैंने यहाँ फेल करी है। जैसे पहले के अंदर ये मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, दूसरे के अंदर ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, लेकिन तीसरा 5 साल वाली कंडीशन नहीं मिल रही थी। तीसरे में बोलूँ तो लो पहली नहीं मिल रही, दूसरी मिल रही थी और तीसरी मिल रही थी। जैसे मान लीजिए 5 साल मकान बन भी जाता है, वो भी मिल रही थी सब कुछ, लेकिन हमारे पास में ये नहीं मिल रही थी, तो इस कारण वहाँ लिमिट कितनी 30,000 हो गई। तो जब भी आपकी जो बेसिक कंडीशन जो आपको ऊपर 3 कंडीशन बताइए तो वो आपकी नहीं, एक भी उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तीनों की तो बात छोड़ो, एक भी नहीं होती है, चाहे तीनों नहीं होगी तब तो अपना आप ही 30,000 आ जाएगा। वो एक भी फील नहीं होती है तो आपके पास में लिमिट घटकर कितनी आ गई, 30,000 आ गई। अब देखिए ये वापस मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ये 2 लाख और 3 लाख की लिमिट है। ये कौन से हाउस के लिए, ये केवल एसओपी के लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। वापस ध्यान रख लीजिए किसके लिए था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना, उनके लिए ये लिमिट केवल, और वो भी कितने हाउस के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 2 हाउस के लिए। दोनों हाउस के लिए मिलाकर ही 2 लाख होती 30,000 होगी, ठीक है ना। हाउस ऐसा नहीं कि 2 हाउस है तो 2 और 2 4 लाख हो जाएगी, नहीं, दोनों हाउस के लिए मिलाकर ही 2 लाख रहेगी, दोनों हाउस के लिए मिलाकर ही 30,000 रहेगी। वो जो भी है वो हम देखेंगे भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए आपने लेट आउट है आपका हाउस, लेट आउट हाउस है आपका, लेट आउट हाउस है, आपने जो किराए पे दिया हुआ है, तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। देखिए वो रूल्स आगे रूल नंबर 5, किराए पे दिया हुआ मकान है जो लेट आउट हाउस है, वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। किराए पे दिए हुए हाउस के अंदर वो हाउस भी शामिल है जिसे मान लिया जाता है। कभी कभी ये भी तो मान लिया जाता है ना कि किराए पे दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ तो नहीं है लेकिन उसे मान लिया जाता है। देखिए क्या नीचे इसका समझाया गया आगे कि प्रीवियस ईयर में आपने मकान पूरे वर्ष किराए पे दिया हो, आपने प्रीवियस में पूरे वर्ष में मकान दिया हो, या फिर कुछ समय के लिए आपने किराए पे दिया हो और किसी कारण से आप उसे प्रयुक्त नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन हो, मतलब आपने थोड़ा से भी समय के लिए आपने किराए पे दे दिया तो किराए पे दिया हुआ मान लिया जाता है। वो मैक्सिमम 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, बाकी सबको आप डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, मतलब उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं होगी। तो मैं ऊपर बोल ही रहा हूँ कि भाई लेट हाउस और डीम टू लेट हाउस जो है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए आप 2 लाख या 30,000 लिमिट नहीं है। वो जितना भी ब्याज बन रहा है, जैसे ब्याज इंटरेस्ट के अमाउंट आप कैलकुलेट करिए, 5 लाख 10 लाख 8 लाख कितने भी आ रही है, वो पूरी एग्जाम पूरी छूट मिलने वाली है आपको, ठीक है। कैसे कैसे मकान में पूरे वर्ष आपने किराए पे दिया, कुछ समय के लिए आपने किराए पे दिया और किसी कारण से आपका ट्रांसफर वगैरह हो गया या किसी भी अदर रीजन से आप उसे यूज नहीं ले पाए। तीसरा मैक्सिमम आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होते हैं, बाकी सबके सब आपके लिए क्या माने जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट माने जाएंगे। अब देखिए नोट, 2 लोन बिफोर वो आफ्टर ले रखे हों, मतलब क्या आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि आपने क्या दोनों लोन ले रखे हैं। दोनों लोन से मतलब क्या है, एक तो 31 मार्च 99 के पहले का लोन लिया हुआ है, तो उसमें तो हमें पता था भाई 31 मार्च 99 से पहले लोन लेते हो तो पहली कंडीशन आपकी नहीं मिल रही है, इस कारण लोन की लिमिट 30,000 ही रहने वाली है, ठीक है। इस कारण आपकी लोन की लिमिट कितनी रहने वाली है, 30,000 ही रहने वाली है। दूसरा एक और लोन ले लिया आपने, ठीक है भाई, मकान तो आपने पहले लोन लिया था, तब आप सोच लीजिए आपके हमने रिपेयर करने के लिए लिया था, अगली बार हमने बनाने के लिए ले लिया मकान को, या कुछ भी आप बोल सकते हो कि आपके पास मकान का ऑप्शन भी 2 अवेलेबल है कि आप 2 मकान के लिए ले सकते हो। तो इस तरह की वर्किंग आपकी यहाँ बात की जा रही है। तो अब आप अगेन दूसरा लोन आपने भी ले लिया, तो देखिए पहला यदि आप कंडीशन फुलफिल करते हैं, पहली गति 99 वाला लिया है तो आप वहाँ मैक्सिमम लिमिट 30,000 होगी, ठीक है, ओके 30,000 होगी। और दूसरे वाले की बात करें जो 31/99 के बाद लिया है, तो वहाँ पर यदि और बाकी सारी कंडीशन से आप सेटिस्फाई हो तो वहाँ पर लिमिट 2 लाख की भी हो सकती है और 30,000 की हो सकती है। मान लीजिए एक बार आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बाद वाला, मतलब आपके पास यहाँ 2 लोन लिए हैं आपने, एक तो केस समझा रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 99 की डेट है, तो इससे पहले वाले के लिए आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000, ये तो रूल्स ही है। इसके बाद वाले का 2 लाख भी मिल सकता है और 30,000 भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं बाद में। कैसे भाई, ठीक है बाद में लिया है तो आपको मिलेगा, लेकिन आगे की 2 कंडीशन और फुल करनी भाई, एक्वायर और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो और 5 साल मकान बन गया तब तो ये है, और दोनों में कोई सी कंडीशन फेल हो गई तो फिर बाद में लिमिट कट करके 30,000 आएगी। अब आपने यहाँ भी लोन ले लिया एक लोन, तो एक लोन यहाँ भी ले लिया, तो पहली बात तो ये कितने भी लोन ले लो सारे लोनों की छूट मिलेगी आपको, लेकिन लिमिट मैक्सिमम वही रहने वाली है। क्या, कितने भी लोन ले लो लेकिन लिमिट मैक्सिमम वही रहने वाली है। तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 30,000 होगी, और मान लीजिए इसके एक बार इसके लिए लिमिट 2 लाख रुपए है आ रही है, जैसे हम बाकी सारे टर्म कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है 2 लाख आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं होगा कि 30,000 तो इसकी भी छूट मिल जाएगी और 2 लाख इसकी भी मिल जाएगी, दोनों आपको नहीं मिलने वाली है। क्या, दोनों आपको नहीं मिलने वाली है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसे आप ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, लेकिन आपका आंसर कैलकुलेट किया और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आया 8,000 रुपये,
ठीक है, वो तो मैक्सिमम लिमिट है 30,000 तो, लेकिन आपका ब्याज इस पुराने वाले लोन के ऊपर ब्याज केवल 8,000 बन रहा था। कितना बन रहा था? 8,000 बन रहा था। और इधर आपका ब्याज बन रहा था, जैसे मैं दोबारा ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर कहता हूँ 30,000 की लिमिट है और यहाँ पर आपकी लिमिट है 2 लाख की। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है भाई, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 30,000 मैक्सिमम लिमिट है, आपका इंटरेस्ट बना 8,000 रुपये। ठीक है, इधर पहले वाले लोन का, पहले लोन का, तो ये हो गया पहला लोन। और ये इसकी बात करते हैं, हो गया दूसरा लोन। दूसरे लोन के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ बन गया फॉर एग्जाम्पल आपके 2,25,000 रुपये आपका ब्याज बन गया। तो यहाँ पर तो देखो मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास 2,25,000 बन गया, लेकिन हमें मैक्सिमम कंडीशन 2 लाख का एग्जाम्पल मिलेगा, तो हम वापस 2 लाख ही अब यहाँ पर पकड़ेंगे 2 लाख। अब इस 2 लाख में से जो 2 लाख जो मैक्सिमम अमाउंट बढ़ रही है, इसमें से जो पहले की जो आपको छूट मिल चुकी है 8,000 रुपये, वो माइनस कर देंगे। पहले आपने छूट कितनी ले चुके, तो पहले वाले लोन के ऊपर 8,000 की छूट ले चुके, तो अब आपका आंसर कितना बनने वाला है यहाँ पर? 1,92,000। कितना बनने वाला है? 1,92,000 आंसर बना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2,08,000 आपको छूट मिलने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है आपको यहाँ पर। ठीक है, दोनों से एक ही जगह छूट मिलेगी आपको, ये है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप बोलो कि यहाँ पर 38,000 मिल रहा हो, तो सर 38,000 मिल रहा हो तो यहाँ मैक्सिमम 38 तो ले ही नहीं सकते, फिर तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट 30,000 आएगी। फिर हम यहाँ 30,000 लेंगे और इस 30,000 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर इस 8 की जगह, इस 8 की जगह अपन 30,000 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। 30,000 को माइनस यहाँ पर करेंगे तो फिर हमारा आंसर बनेगा 170 बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसकी छूट 30,000 की हमने यहाँ पर ले ली और 170 क्या मिली, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 2 लाख ही रही। ठीक है, ये तब है जब यहाँ पर 2 लाख हो सकता है यहाँ पर किसी कारण से हमको 30,000 ही मिली हो, 30,000 से अपन सारे एडजस्टमेंट करेंगे। वो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके लिए और आप धीरे धीरे आप क्लियरफाई हो जाओगे। इस रूल्स को मैं यहाँ पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने बड़ा क्लियर अच्छे से मैं लिख दिया है यहाँ पर। इसको रूल्स को देखिए, 31 मार्च 99 के बाद लिए गए लोन को, भाई आपने क्या कर लिया, लोन लिया 31 मार्च 99 के बाद में लिए गए लोन को, मैक्सिमम जैसे 2 लाख हो सकता है। ठीक है, और 30,000 हो सकता है, आप मैक्सिमम लिमिट लगाते हैं 2 लाख सकता है। में से पहले वाले लोन जो पुराना जो लोन है उसका जो अप्रूव्ड इंटरेस्ट है, जैसे मैक्सिमम 30,000 हो सकता है। पहले वाला जो लोन था अभी बात करें, जैसे 8,000 पर था, 38,000 पर आ रहा था, तो मैक्सिमम तो या तो मिनिमम तो 8,000 होगा और 38 आ रहा था, फिर वहाँ से 30,000 का था को कम कर देंगे। अर्थात किसी भी दशा में मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख ही रहेगी, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही रहेगी। और वो भी क्या रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, वो भी कितने हाउस के लिए? 2 हाउस के लिए, 2H लिखा हुआ 2 हाउस के लिए। ये तो खैर मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर आपको काफ़ी समझाया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना जरा सा, यदि पहले से भी आपका कोई लोन चल रहा है, पहला वाला लोन, तो पहले वाला लोन का आप इसमें से दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे। आप डबल बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब यहाँ पर भी दे दें और यहाँ पर भी दे दें। भाई यहाँ पर आपने दे दिया तो अब अगली बार दूसरे देने से पहले आप उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी एग्जाम्स आएंगे तब अपन अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरेस्ट की। ये हमारे देखो, हमारे जो इंटरेस्ट के जो सारे प्रिंसिपल्स है वो कंप्लीट हो गए। यदि आप इसे किसी भी बुक्स में देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी एप्लीकेशन से ले लीजिए, वहाँ आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेगा, वहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा, वहाँ से आपको कभी भी प्रॉपर है जो आंसर है, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। बहुत लंबा है, इसको बहुत समराइज मैंने कर दिया है। अब इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि हमारे को यहाँ समझना होगा कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर इस पर्पज से 2 प्रकार का नेचर बताया गया है। एक तो होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। तो हम जो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट करेंगे तो ये बताया गया है कि हम कैपिटल नेचर तो किसको रखेंगे और रेवेन्यू नेचर में किसको रखें। तो देखो, कैपिटल नेचर के अंदर क्या बताया गया था, इसके लिए यहाँ बताया कि जिस प्रीवियस ईयर में मकान बना है, संपूर्ण प्रीवियस ईयर जो गत वर्ष पूरा प्रीवियस ईयर एवं उसके आगे के सभी वर्ष है ना, प्रीवियस ईयर की अवधि में काउंट होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसकी स्टडी कीजिए, कैपिटल की स्टडी कीजिए। जिस डेट को आपने लोन लिया है, क्या है, जिस डेट को आपने लोन ले लिया, जैसे यहाँ डेट लोन ले लिया आपने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले लोन ले लिया, कोई भी डेट थी, जैसे मुझे नहीं पता, जैसे आप मान लीजिए कि वो डेट थी 15 जनवरी 17 को लोन लिया आपने। ठीक है, अब आपका हाउस बन गया आज डेट आ रही है हमारे पास में कितनी, आज डेट आ रही है हमारे पास में 19 सितंबर और 20। ठीक है, तो जिस डेट लिया यहाँ से, तो जाहिर सी बात यहीं से आपका लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेकर जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपका बनाया, जैसे अभी ये 19-20 के अंदर बन रहा है, तो इस 19-20 को यहीं पर ही रोक देंगे अपन। ठीक, इस डेट तक नहीं जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे, डेट तक नहीं जाएंगे अपन, यहीं पहले ही रोक देंगे। पहले वाला जो 31 मार्च आ रहा था, ठीक पहले का जो 31 मार्च आ रहा है वहीं पर रोक देंगे। इस डेट से कैलकुलेशन करेंगे, लोन लेने वाली डेट से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन डेट तक नहीं जाएंगे। डेट तक नहीं जाएंगे मतलब जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको हाउस बनाया है उसकी डेट नहीं लेंगे, उससे ठीक पहले का 31 मार्च तक ही अपन खत्म कर देंगे। तो उससे ठीक पहले का 31 मार्च तक का जो लोन है ये तो कैपिटल नेचर में काउंट होएगा। और जिस प्रीवियस ईयर मकान बनाया, जैसे मकान बना था यहाँ पर, लेकिन यहीं से
1 अप्रैल से ही, 1 अप्रैल से, और आगे के जितने भी साल आगे जब भी लोन चलने वाला है, आगे 10 साल 20 साल लोन चलने वाला है, वो सारे के सारे लोन आपके रिवेन्यू नेचर के हैं। तो आपको क्या सिंपल सा ध्यान रखना है, वापस मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, क्या ध्यान रखना है कि लोन लेने की डेट से, लोन लेने की डेट यहाँ तक लेंगे डेट, और यहाँ पर लेंगे डेट नहीं, यहाँ डेट का जो ठीक पहले का जो 31 मार्च आ रहा है ना, वो लेंगे, जिस भी डेट बना है उसका ठीक पहले का 31 मार्च ना वो लेंगे। वहाँ तक का दाम का खिलाएगा कौन सा नेचर का, कैपिटल नेचर का, और इसका जिस ईयर में बना है उस पूरे वर्ष का, चाहे भले बाद में बनाओ लेकिन उस पूरे प्रीवियस ईयर को, उसके आगे सारे सारे जो वर्ष है वो सब रेवेन्यू नेचर में काउंट होंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। जैसे यहाँ देखिए, लोन लेने वाले दिन डेट से मकान बनने वाले प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के 31 मार्च तक की अवधि, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपका हाउस बना है उसके ठीक पहले का 31 मार्च आ रहा है, वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे उसे, वो तो आपका कैपिटल नेचर में माना जाएगा। वो जिस प्रीवियस ईयर बन गया, जिससे भले ही आप मान कर चलिए कोई आपको ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि 2019-20 जो कि आपका प्रीवियस ईयर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप यदि बात करें तो एग्जाम के लिए आप बात करोगे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा 2019-20 प्रीवियस ईयर है, और वहाँ पर जो हाउस है वो बनकर कंप्लीट हो रहा है 30 या 31 मार्च और 2020 को, ठीक है। पहली बात, ये दोनों ही डेट 2019-20 में आ रही है, ठीक है, सॉरी 2019-20, हाँ 2019-20 में तो आगे पीछे लिख दिया, 2019-20 में आ रही है दोनों ही डेट, चाहे 30 मार्च को बने चाहे 31 मार्च को बने। क्योंकि अब ये इस प्रीवियस ईयर के अंदर बन गया है, तो भले ये पूरा प्रीवियस ईयर देखो खत्म ही हो गया लगभग, 31 मार्च मतलब पूरा प्रीवियस ईयर खत्म ही हो गया लगभग, लेकिन फिर भी 31 मार्च का जो डे है वो 19-20 में काउंट हो रहा है। तो 19-20 में काउंट होने के कारण इस पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। कौन सा निकलेगा, रेवेन्यू नेचर का, चाहे भले ही सबसे एंड डे के ऊपर जाकर मकान बन रहा है आपका, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर का ही माना जाएगा। और इससे आगे के वाले वर्ष भी रेवेन्यू नेचर माना जाएंगे। उससे ठीक पहले की 31 मार्च, जैसे 31 मार्च को बना, लेकिन इससे ठीक पहले की 31 मार्च आएगी, 31 मार्च 2019 आएगी, तो उससे पहले पहले कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। और मैंने इसके आगे और एक और एग्जाम्पल लेकर वहाँ पर मैं और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। अभी यहाँ पर इतना ही। अब देखिए आपको इतना समझ में आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, अब हमारी वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो जो रेवेन्यू नेचर का है ना, जो रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट जो बन रहा है आपका, वो तो आपको साल का साल छूट मिलेगा, छूट प्रति वर्ष मिलेगी, मतलब पर ईयर छूट मिलेगी, जो भी गत वर्ष में बनने के बाद से ही तुरंत मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो नीचे एग्जाम्पल में ले लिया, आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको भी। तो जिस भी प्रीवियस ईयर के अंदर है उसी प्रीवियस ईयर के अंदर आपको पूरी की पूरी क्या है छूट मिल जाएगी रेवेन्यू नेचर की। तो लेकिन जो कैपिटल नेचर का जो इंटरेस्ट बन रहा था, जो मकान बनने से पहले का जो इंटरेस्ट जो बन रहा है, उसको 5 समान इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और वो जब से मिलेगा जिस प्रीवियस ईयर में मकान बना है, जिस प्रीवियस ईयर में मकान बना तब से मिलेगा। मतलब ये कि जैसे ही मैंने आज लोन ले लिया मकान बनाने के लिए, तो मुझे इस साल जब तक मेरा मकान नहीं बनता तब तक मुझे कोई छूट नहीं मिलने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मकान 3 साल बाद बनता है, तो 3 साल तक जो मैंने ब्याज चुका है ना, उसकी मुझे अभी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। 3 साल का ब्याज है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, और उसको 5 इंस्टॉलमेंट में फिर आगे छूट मिलेगी। जब 3 साल बाद जब मेरा मकान बन चुका उसके बाद छूट तो मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, जब बाद में मिलेगी। हो सकता है आप मकान, इसका रीज़न क्या है, हो सकता है कि आप मकान के लिए लोन तो ले लो और मकान बनाओ ही नहीं, 10-20 साल तक मकान बनाओ ही नहीं और छूट लेने की कोशिश करो। तो इनकम टैक्स ने बोल दिया कि ठीक है हमने मकान लोन ले लिया, हम छूट भी देंगे, लेकिन छूट हम अभी नहीं देंगे, जब आपका हाउस बन जाएगा तब से देना स्टार्ट करेंगे। तो हाउस बनेगा जिस प्रीवियस ईयर उस प्रीवियस से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस कारण आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि कैपिटल नेचर का इंटरेस्ट है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कैपिटल नेचर जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो जैसे मैंने सोल्व किया और वो निकल कर आ गया 80,000। कितना निकल गया 80,000। तो 80,000 क्या करेगा, मैं 80,000 के अंदर 5 से डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर क्या 16,000 रुपये। तो 16,000 में मुझे जिस साल से मकान बना उस साल से हर साल 16,000 रुपये छूट मिलेगी और 5 साल तक मुझे मिलेगी, ठीक है। प्लस उसमें मैं रेवेन्यू का जोड़ता रहूँगा, यदि मेरा मकान चला तो रेवेन्यू का मैं उसमें जोड़ता रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं नीचे लिया है, इसमें मैं 2 कंसेप्ट समझाऊंगा, एक तो अभी वाला कंसेप्ट समझाऊंगा और एक बाद वाला। थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो ये जगह कम होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान समझना होगा। देखिए पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो 2012-13 प्रीवियस ईयर्स है, ये देखो यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब प्रीवियस ईयर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर्स चल रहे हैं। अब आपको देखो कि मैंने क्या है, जैसे लोन लिया है 1 अप्रैल 12 को ले लिया लोन, ए पॉइंट पे देखो 1/4 वाले को इसको ले लिया, 5 मई अप्रैल मई 5 महीना ले लिया, या फिर मैंने ले लिया 1 जनवरी 13 को ले लिया, या 31 मार्च 13 को ले लिया। ये सारी डेट, ये एग्जाम्पल्स के बेस में डेट लिए। पहली बात है सारी इस तरह की जो सारी डेटें हैं वो कौन से प्रीवियस ईयर में आ रही है, वो 12-13 के अंदर आ रही है। अब 12-13 के अंदर मैंने लोन ले लिया,
तो पहली कंडीशन तो ये है कि यदि आपको मैं वो वाला ये कंडीशन या अभी आपको वाला क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो मैंने बताया था ना कि 5 साल के अंदर आपको मकान बन जाना चाहिए 2 लाख की लिमिट के लिए। यदि 5 साल में आपका मकान नहीं बनता है तो 2 लाख की लिमिट घट कर वो कितनी हो जाएगी, वो लिमिट 30,000 आएगी। अभी मैं इंटर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर पे नहीं आ रहा हूँ। जो पीछे वाले पेज पर जो मैंने अभी स्टडी कराई थी आपको कि 2 लाख की लिमिट होने के लिए 5 साल में मकान बन जाना चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें से मतलब इस पूरे वर्ष में कहीं पर भी डेट लिया हो, चाहे ए पॉइंट पे लो, चाहे बी पॉइंट पे लो, चाहे सी पे लो, चाहे डी पे लो, मतलब 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च 13 के बीच में आपने कभी भी ले लिया हो, इस डेट को भी इन्वॉल्व करते कभी भी लोन लेने की डेट, यहाँ लिखा हुआ है लोन लेने की डेट है ये। तो देखिए उम्र 5 साल कैसे काउंट करेंगे, इसके ठीक बाद का ये 1 वर्ष 2 3 4 5 साल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर का मतलब क्या होता है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 तक यदि मेरा हाउस बन जाता है तो मेरे को छूट मिलेगी 2 लाख रुपए की। मेरी जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, जो किराए पर दिया हुआ है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि किराए पर दिए हुए तो अनलिमिटेड है। वापस देख लेना कि आपने 12-13 में लोन लिया, 12-13 किसी डेट को लोन ले लिया आपने, चाहे 1 अप्रैल को लिया, चाहे 5 मई को लिया, ये मैंने एग्जाम्पल बेस पे लिया, आप कोई सी डेट ले सकते हो, चाहे 1 जनवरी लिया, चाहे 31 मार्च को लिया। तो ये सब की सब डेट 12-13 में काउंट हो रही थी, सबसे डेट 12-13 में काउंट हो रही थी। इस वर्ष को छोड़ दो, इसके बाद से काउंट करेंगे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ना कि डेट से काउंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं जैसे मान लीजिए मैंने सी पर 1 जनवरी से लिया मैंने, तो 1 जनवरी से जनवरी काउंट नहीं करूंगा मैं, इस पीरियड से तो पूरा ही छोड़ दूंगा। इसके बाद में 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और ये 5 वर्ष। 5 वर्ष कब कंप्लीट हो रहा है, जिसकी 31 मार्च लेंगे, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 तक आपका हाउस बन जाना चाहिए, तब तो आपको लिमिट मिलेगी। कितने की छूट मिलेगी आपको छूट मिलेगी, पूरे 2 लाख की छूट मिलेगी आपको। ठीक है, ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट तो वो हो गया। अब मैं इसे दूसरा कंसेप्ट भी इसी टेबल पर मैंने लिया है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट अभी ये वाला था कि हम किसको तो रेवेन्यू नेचर का माने और किसको मैं कैपिटल नेचर का मानूँ। तो देखिए आप मान के चलिए कि सी पॉइंट है, सी पॉइंट आ रहा है 1 जनवरी 2013 को मैंने लोन ले लिया, लोन लेने की डेट आ रही है, इसके सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2013 को मैंने लोन ले लिया, वो कौन सी प्रीवियस ईयर्स में आ रहा है, वो आ रहा है इस प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ रहा है। भाई आपने यहाँ लोन ले लिया, आपने यहाँ लोन ले लिया था, ठीक है, यहाँ लोन ले लिया। तो देखिए अब लोन लेने के लिए भी वह बताया गया था आपको, बस लोन ले लेते हो और आपका जो हाउस है वो कब बन रहा है। जैसे मैं हाउस बन रहा है मेरा 1 अप्रैल 2016 को मेरा हाउस बन गया, ये मकान बनने की डेट 1 अप्रैल मकान बनने की डेट आ गई। तो देखो ये 16-17 जो ईयर चल रहा है वो ये चल रहा है, 16-17 ईयर चल रहा है ना, ये यहाँ चल रहा है 16-17 ईयर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वर्ष, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये, तो देखिए 1 अप्रैल 2016 तक। अब आप ऐसा नहीं होगा, अकाउंटिंग में अलग होता है, अकाउंटिंग का रूल अलग है, इनकम टैक्स का रूल्स अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकम टैक्स लॉ अपने आप अलग चलता है और अकाउंटिंग रूल्स अलग चलता है। तो हम 1 अप्रैल से हमारा 1 जनवरी 2013 को मैंने लोन ले लिया था, मकान बना मेरा 1 अक्टूबर 2016 को। तो अकाउंटिंग तो ये बोलती है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, अकाउंटिंग क्या बोलती है, अकाउंटिंग तो ये बोलती है कि सी पॉइंट से और आप एफ पॉइंट, जो एफ मैंने नाम दिया 1 अक्टूबर 2016 जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल नेचर का है आपका, ये अकाउंटिंग बोलती है। ये क्या बोलती है, अकाउंटिंग बोलती है ये चीज़ तो, ठीक है। और बाद वाला जो इंटरेस्ट है वो आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। ये तो अकाउंटिंग का बात हो गई है ना। लेकिन अभी हमें अकाउंट्स में स्टडी नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए। हमें अभी क्या टैक्स चुकाना है, तो टैक्स चुकाने के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर रहे हैं हम हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी वो वाला रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर अपना क्या रूल्स था, अपना रूल्स ये बताया गया था, अपना रूल्स तो कि जिस डेट को आपका हाउस मकान बन गया, आपका मकान बन गया 1 अक्टूबर 2016 का, इससे ठीक पहले की 31 मार्च, ठीक पहले की 31 मार्च आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक पहले की 31 मार्च लिखा हुआ, 31 मार्च 16 ही आएगी, इससे ठीक पहले की, भाई 16-17 है तो 16-17 आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये देखो मैंने यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ तक का तो बनेगा आपका कौन सा इंटरेस्ट बनेगा, कैपिटल नेचर का। और जिस ईयर में मकान बनाया, जैसे अभी मैं मकान बनाया, चाहे बड़े ही बनाए या यहाँ पर मिड में बनाए, लेकिन आप तो इसमें स्टार्टिंग से ही, मतलब 1 अप्रैल से ही, 1 अप्रैल से लेकर आगे कितने ही साल चलेंगे, आगे कितने ही साल चले, जब तक भी आपको ब्याज चुका रहे हो आप, ये सब के सब आपके क्या माने जाएंगे, आपके सबके सब रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। अब आती है वापस हम लेना, भाई ये जब भी हाउस बना उससे ठीक पहले 31 मार्च, उससे ठीक पहले 31 मार्च ले लिया आपने, तो यहाँ तक तो कैपिटल नेचर का हो गया, इससे ठीक आगे वाले रेवेन्यू नेचर के हो गए आपके। अब आपके जो कैपिटल नेचर की बात की जा रही है, इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि यहाँ से यहाँ कैपिटल नेचर का जो है ना मैंने कैलकुलेट कर लिया और वो मेरा ब्याज निकल कर आया 80,000 रुपये, ठीक है। अब ये 80,000 रुपये छूट आपको पहले यहाँ तो मिली नहीं,
क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, पहले आपको छूट नहीं देंगे, उसको तो आप मकान नहीं बनाओ दो, तो आपको छूट देंगे जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनाया उसकी 1 अप्रैल से। तो यहाँ से आपको छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। भाई यहाँ पर आपका मकान बना था और यहाँ बीच में बना था और यहीं से आपको छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग से। तो आप कैसे मिलेगी, इसमें 5 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक इंस्टॉलमेंट का आंसर कितना गया, 16,000 रुपये। तो कैसे छूट मिलेगी इसकी, 16,000 रुपये तो पहले वर्ष में यहाँ मिलेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर 17-18 मिलेगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर 18-19 मिलेगी थर्ड इंस्टॉलमेंट, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिलेगी 19-20 में, और एक लास्ट मिलेगी आपकी 20-21 के अंदर मिलेगी। तो आज हमारा ईयर चला 19-20, तो 19-20 के अंदर भी हमें 16,000 रुपये छूट देनी पड़ेगी। 5 साल तक हम इसे छूट देंगे 16,000 रुपये से करके, कितना भी हो सकता है, 80,000 रुपये फिक्स नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल लेके 80,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा होगा कैपिटल वेंचर का, हो सकता है वहाँ अलग अमाउंट आ रही हो, उसका 5 से डिवाइड 16,000 रुपये इस तरीके से हमें छूट मिलेंगे। कब से मिलेंगे, जिस प्रीवियस ईयर मकान में यहाँ मिल गया, फिर आगे वाले वर्ष मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, और इसके आगे एक और में मिलेगा ये आगे जाकर। तो इस तरह से मैंने इसे सबसे इजी तरीके से यहाँ समझा दिया है। यहाँ पर आप इसे नहीं भी समझा रहा तो रिवाइज करें वीडियो को बार बार, अब हर बार जब आप वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट के लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म हो गए हैं। मैं कुछ रिविजन से कुछ टॉपिक्स है वो मैं वापस यहाँ पर आपको नोट करा रहा हूँ कि आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करें जो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है। मैं मेरे गुड एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि ये सब कुछ बड़ा इजी समझ में आ गया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी ये गलतियाँ जो होने वाली वो देखिए क्या क्या होने वाली, वो वापस में रिपीट कर रहा हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 30,000 या 2 लाख की जो लिमिट है वो केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। ठीक है, लेट आउट हाउस के लिए नहीं है। आप ये ध्यान में देखो, किराए पे दिया हुआ मकान है तो उसके लिए नहीं है वो लिमिट, उसके लिए फिर अनलिमिटेड है। वहाँ 2,30,000 लिमिट नहीं है। जो लिमिट है किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और वो भी मैक्सिमम कितने घर हो सकते हैं हमारे पास में, 2 हाउस हो सकते हैं। किराए पे दिए हुए मकान या ऐसा माना हुआ मकान, मतलब लेट आउट हाउस और डीम टू बी लेट आउट हाउस पर कोई ब्याज की लिमिट नहीं होगी, ये मैं पहले बोल दिया। ब्याज की कटौती डिडक्शन दे एक्रूअल बेस पे मिलेगी, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है। जैसे कि आपको मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपने लोन ले लिया था बैंक से, लेकिन लोन को आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए, किसी कारण से आप डिफॉल्टर हो गए, लेकिन आपका जो ब्याज और इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। जबकि एक वर्ड आया था म्युनिसिपल टैक्सेस, वो केवल पेड बेस पर ही मिल रहा था हमें। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो लो है वो वैसा का वैसा रहना है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर तो ऐसा किया गया था, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, हमें इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं करने। जो लो ने जो बोल दिया उसको हमें मानना ही पड़ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लोन पास हो चुका है, संसद के अंदर वो लोन पास हो चुका है, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो उसके बाद में हम आगे कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर जो वो एक तरह से मान लीजिए वो झूठ ही बोल रहे हैं, तो उसे हमें सच मानना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स था, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो म्युनिसिपल टैक्स था वो तो पेड बेस पर मिलेगा, मतलब जो अमाउंट आपने पेड करी है लास्ट प्रीवियस ईयर में वो। और जो इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो किस बेस पर मिलेगा, एक्रूअल बेस पर मिलेगा। एक्रूअल बेस मतलब चाहे आप एडवांस दो चाहे आप मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस 19-20 का जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। आगे बताए, लोन केवल मकान हाउस के लिए मिलेगा, नोट लैंड फॉर प्लॉट इनके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, किसके लिए मिलेगा, हाउस के लिए मिलेगा। आपको ये बता कि प्लॉट मैंने खरीदा है, लैंड मैंने खरीदा, उसके लिए छूट नहीं मिलेगी। ठीक है ना। और कौन कौन से वर्ड्स आपको काम मिलेंगे, आपको वर्ड्स है एक्वायर कंस्ट्रक्शन, इसके लिए 2 लाख की लिमिट थी, बाकी सारे कामों के लिए रिकंस्ट्रक्शन था, रिपेयर था, रिन्यूअल एक्सटेंशन, इसके लिए आपकी लिमिट 30,000 हो जाती थी अपना आप ही। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट हमारे पास में। नेक्स्ट बात की जाती है, होम लोन इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। बस होम लोन के जो इंटरेस्ट लिया है 2 लाख की लिमिट कब होगी, पहली बात है सेल्फ ऑक्यूपाइड और होना चाहिए। कौन से 2 लाख की लिमिट कब होगी, जब इस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो पहली बार तो। ठीक है, क्योंकि जो लिमिट है वो इन्हीं के लिए है, 2 लाख और 30,000 की जो लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए ही है। 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट किया गया कि 31/99 के बाद में लिया हो लोन केवल 2 काम के लिए लिया हो, एक्वायर करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए लिया हो, और लोन लेने के ठीक आगे के 5 गत वर्ष के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर मकान बन जाना चाहिए। जो आने वाले जो 5 प्रीवियस ईयर्स उसमें मकान बन जाना चाहिए आपको, कि उसी के बाद तो आपको छूट मिलना स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको छूट मिलेगी भी नहीं। बस आप कैलकुलेट करके रख सकते हो, उसे छूट अभी नहीं मिलने वाली है। 5 साल बाद में जब आपका मकान बन चुका तभी आपको छूट मिलेगी। इनमें से एक भी टर्म कंडीशन के अंदर आप फेल हो गए, जरा सा भी चूक हो गई आपसे, चाहे ये बदल जाए चाहे ये बदल जाए चाहे ये बदल जाए, तीनों से कोई एक बदल, तीनों की बात नहीं है, 2 की बात नहीं है, तीनों में से कोई एक भी बदल गया, एटलीस्ट 1 भी फेल हो गए ना आप कहीं पर भी, तो फिर आपकी ये जो लिमिट है ना 2 लाख की, वो घटकर कितनी आने वाली है, 30,000। देखो, उपरोक्त बिंदु 5 में एक भी शर्त पूरी नहीं होने पर आपकी 2 लाख से लिमिट घटकर कितनी आने वाली है, 30,000 आने वाली है। नेक्स्ट, ब्याज की कटौती केवल लोन लेने वाले को ही मिलेगी। तो भाई इंटरेस्ट की जो कटौती है ना वो केवल और केवल लोन लेने वाले को ही मिलेगी। इसका देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको लोन लेने वाले को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने लोन लिया हुआ था अपने हाउस के ऊपर,
उसके ऊपर वो ब्याज चुका रहे हैं। अब उन्होंने वो हाउस मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो क्या हाउस मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, तो आज उस हाउस का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ, ठीक है। उस हाउस का मालिक क्या, मैं खुद हो गया, क्योंकि मेरे पापा ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, मुझे दे दिया वो मकान। लेकिन उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर जो ब्याज की जो छूट है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोन है वो लोन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लोन आज भी मेरे पापा के नाम पर ही बोला है, लोन मेरे पापा ने लिया था, तो वो छूट मेरे पापा को ही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, भले ही उनके नाम पर मकान नहीं है। देखो यहाँ दोनों चीज़ अलग अलग हो रही है। जब पापा ने लोन लिया था तो उनके पास में मकान भी था, तो मकान और लोन दोनों ही उन्हीं के थे। आज उन्होंने मकान तो मुझे दे दिया, लोन उनके पास में, तो लोन के ऊपर उन्हें छूट तो उन्हें तो मिलती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास में केवल मकान है, लोन नहीं है। तो उनको तो छूट मिलती रहेगी, उनके पास लोन चल रहा है उनके पास में, तो मुझे छूट नहीं मिलेगी। ब्याज की गणना कैलकुलेशन से वो माह व दिनों में की जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 1 अप्रैल से बोला है तो आप पूरा अप्रैल काउंट कर सकते हो, 1 जनवरी से बोला है, 30 जून बोला है, तो ये मतलब मंथ की एंड और डेट दी हुई, स्टार्टिंग डेट दी हुई, तो अपन पूरा पूरा काउंट कर लेंगे। लेकिन आपको बोला है 13 जनवरी को ले लिया, तो फिर आपको डेज में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13 जनवरी से आप कैलकुलेशन करें, 13 14 जनवरी ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। मतलब मंथ्स में भी कैलकुलेशन करना पड़ सकता है और हमें डेज में कैलकुलेशन करना पड़ता है। मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो साल भर में 12 महीने होते हैं, और डेज में मतलब 365 डेज होते हैं हमारे पास में स्टैंडर्ड। दंड पेनल्टी के रूप में चुकाए गए ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या बात की जाती है, कभी कभी क्या, जैसे मैं डिफॉल्टर हो गया, मैंने टाइम पर है ना लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो जैसे मान लीजिए मेरे को 10% ब्याज देना था, लेकिन बैंक को मैंने टाइम पे नहीं चुकाया, तो बैंक ने क्या मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, आपको 10% देगा, 15% देना पड़ेगा। तो जो 5% में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना, इसकी मुझे कोई छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक जो पेनल्टी लग रही है वो आपके ऊपर है। आपने लापरवाही करी, आपकी गलती थी, आपने नहीं दिया, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको माफ़ नहीं करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट नहीं देगा, एडिशनल छूट आपको नहीं देगा। आप ये बोलो नहीं साहब मेरे ऊपर तो ब्याज पेनल्टी लगी, मुझे ज़्यादा ब्याज देना पड़ गया, तो वो छूट आपको नहीं मिलने वाली है। आपको जो ओरिजिनल छूट है वही मिलेगी, तो पेनल्टी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही लोन लेने के लिए आप जो खर्च करते हो, जैसे हमें कोई दलाली कमीशन शुल्क वगैरह जो भी देते हो, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है, कमीशन देना पड़ेगा, वकील की फीस हायर करनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्च होते हैं। जब आप लोन लेते हो तो बहुत सारी फाइलिंग चार्जेस वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनमें से किसी चीज़ की आपको छूट नहीं मिलेगी। वो आप चाहो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी भी आपको खर्चा मानते छूट दे नहीं देगा। केवल भूखंड या लैंड प्लॉट खरीदा है आपने और उसके ऊपर मकान बनने तक ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या 30 लाख का लोन लिया अभी, और मैंने एक वो खरीद लिया, क्या मैंने प्लॉट खरीद लिया, खाली प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने अभी तक हाउस बना रहा नहीं हूँ, तो हाउस नहीं बना तो मुझे अभी तक कोई छूट नहीं मिलेगी। फिर जब मैं इसके ऊपर हाउस बन जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, तो इसी 30 लाख में से मैं मान के बताऊंगा कि मैंने इसी 30 लाख में मेरा घर बना लिया है, इसी 30 लाख से, तो फिर मुझे छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खाली प्लॉट लैंड लेकर मैं डाल लूँ तो उसके ऊपर कोई छूट नहीं मिलेगी। हाउस मतलब मकान, मतलब होता है कि आपके पास में कमरे हों, उसके अंदर सब कुछ हो, व्यवस्था हो रहने की, मतलब रहने लायक वो बन चुका हो, तब हाउस कहलाता है वो। आगे, मकान बेच देने पर आयगत ब्याज की कटौती मकान बेचने या लोन रीपेमेंट जो भी पहले हो तक मिलेगी। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे का ब्याज इंस्टॉलमेंट चल ही रहा था और मैंने उसी समय उससे पहले ही मैंने ना उसको ना बेच दिया, उसे सेल आउट कर दिया कि मैंने ठीक है मैं तो अब इसको नहीं रखना चाहता हूँ अपने पास में, और मकान को मैंने बेच दिया। तो जो आयगत जो भाई मुझे साल भर के अंदर जो रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट है उसकी मुझे छूट मिलती है, तो उसकी जो छूट है ना वो केवल तब तक ही मिलेगी जब तक आप गया तो लोन का रीपेमेंट काम में कर दिया उसको बेचने से पहले, या फिर आपने पहले मकान बेच दिया, तो दोनों से जो भी डेट पहले आ रही है उस तक ही आपको छूट मिलेगी। जब मकान ही नहीं है आपके पास में तो उसके ऊपर हाउस लोन कैसे रह सकता है आपके पास में। तो आपने जैसे ही मकान बेचा वैसे आपका हाउस लोन की छूट मिलना भी बंद हो जाएगी, जो इंटरेस्ट की जो छूट है वो मिलना बंद हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मकान बेचा है नहीं बेचा, ये ध्यान रखना है आपको। मकान बेच देने पर आयगत ब्याज की कटौती मकान नहीं, सॉरी ये तो हो गया ना, और इसके ये तो हो गया था आयगत की बात की करी थी, किसकी बात की थी, रेवेन्यू नेचर की बात की थी। सेकंड रो की इसमें बात की थी कि जो पूंजीगत है ब्याज है जो कैपिटल नेचर का है, ये तो था रेवेन्यू नेचर का, इंग्लिश में बोलेंगे रेवेन्यू नेचर वाले की बात की जा रही है। और नीचे बात है कैपिटल नेचर की, जो कैपिटल नेचर जो पूंजीगत ब्याज है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसकी छूट मकान बेच देने वाले गत वर्ष के लिए भी मिलेगी। लेकिन उसकी तो क्या है, जिस वर्ष में आपने मकान बेचा है ना उसके लिए पूरी छूट मिल जाएगी। जैसे आपने बीच के अंदर मकान बेच दिया लेकिन साल भर की जैसे इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपये आ रही थी, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 80,000 रुपये करते मैं 16,000 रुपये में 5 साल छूट मिली थी, और आपने बीच में मकान बेच दिया तो वहाँ तो पूरे 16,000 छूट मिल जाएगी। लेकिन जो रेवेन्यू नेचर जो कैलकुलेट करेंगे ना वो केवल मकान बेचने तक की डेट का कैलकुलेट करेंगे अपन। मकान बनने से पहले लोन चुका दिया हो तो केवल पूंजीगत ब्याज की कटौती वो भी लोन चुकाने तक की अवधि की ही मिलेगी। तो भाई आप ऐसा, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई मतलब इतनी बड़ी इश्यूज़ नहीं है ये तो क्या, जब आप क्वेश्चन में लॉजिकल नियम लगाओगे ना सामान्य रूप से सोचोगे तो भी आपको समझ आएगा। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मैंने लोन ले लिया अभी, ठीक है,
और मैंने लोन ले लिया और वो लोन है ना मतलब मैं 5 साल के अंदर मकान बना सकता हूँ ना मेरा। अब मैंने क्या करा, लोन ही केवल 3 साल का लिया था, ठीक है, और मकान मेरा 4 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। तो 4 साल में मेरा मकान बना, लेकिन मैंने 3 साल के अंदर उसे पेमेंट कर भी दिया। मैंने तो मकान बनने से पहले ही पूरा लोन वापस चुका दिया। यहाँ पर हमारी बात क्या हो रही है, मकान बनने से पहले ही लोन चुका दिया। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है मैंने इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी अमाउंट रखी हुई है, मैंने छोटा सा अमाउंट लोन का लिया हो और मैंने जल्दी चुका दिया। मैंने मकान तो आराम से बनाया, मकान तो मेरा लेट बना, लेकिन इंस्टॉलमेंट मैंने पहले ही पूरी पूरी चुका दी मैंने। तो रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट अब बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपके पास लोन बाकी हो। तो लोन तो आपके पास बाकी नहीं है, वो तो आपने पहले ही मकान बनने से पहले ही आपने पूरा, मकान बनने के बाद में ही तो रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट बनता है। तो रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट कब बनता है, जब मकान बन गया हो। जब मकान बनने से पहले आपने लोन चुका दिया तो फिर तो लोन की अमाउंट बाकी ही नहीं, तो कुछ ब्याज बनने वाला नहीं है। तो पहले वाला जो ब्याज है वो केवल कैपिटल नेचर का कहलाएगा और उसकी आपको छूट मिलती रहेगी। जो कैपिटल नेचर की छूट है ना, वो आपको मिलती रहेगी नॉर्मली जब तक कि आपने ब्याज चुकाया है। पूंजीगत ब्याज की गणना की अवधि की कोई सीमा नहीं है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई ये 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का हो सकता है। आप मकान 10 साल बाद बना रहे हो, 20 साल बाद बना रहे हो, तो 10 साल 20 साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। वो अलग बात है कि वो लिमिट ही 30,000 हो जाएगी। वो तो कब होगी, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो। जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया और लोन लेकर मैंने 15 साल बाद में जाकर मुझसे मकान बन पा रहा है, ठीक है, मैंने कितना बना 15 साल में, तो 15 साल का पूरा हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के अंदर मकान बन जाना ही चाहिए। 5 साल में मकान बनना है तो केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपकी लिमिट तय की जा रही है यहाँ पर। मैं क्या स्टडी करा था हमको, हाँ, कटौती जो, हाँ, जो पूंजीगत ब्याज कटौती है उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप 10 साल बाद 20 साल उसका कितना भी लोड कर सकते हो। जो 5 साल की जो लिमिट है वो तो केवल 2 लाख की लिमिट को 30,000 करने के लिए है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट मिलेगी, छूट तो आपको पूरी पूरी मिलती रहेगी। और 2 लाख और 30,000 की जो लिमिट है, एक चीज़ और है, वो केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। मान लो किराए पर दिया हुआ हाउस हो तो, और 10 साल में मकान बनाओ तो उसका बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 साल की पूरी की सभी छूट मिलेगी, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, वापस मैंने रिवाइज किया है कैसे कि सबसे पहले हमने FR MB SR बना था ओनरशिप पीरियड के लिए, जो भी ज़्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, देखो यहाँ पर किया है वापस। फिर हमने निकाला था ओनरशिप पीरियड के लिए किराया निकालेंगे, इसमें सेल ऑक्यूपाइड हो गया, अनरियलाइज रेंट हो गया, वो माइनस करेंगे, अदर एक्सपेंस का एडिशन होगा तो RR बनेगा। ER और RR में जो भी बड़ा होगा वो बनेगा हमारा GAVV नॉट फाइनल। फिर इसमें से वैकेंसी पीरियड माइनस करे थे हम, तो GAVV फाइनल था। और आज हम इससे पहले क्लास में म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके NAV निकाला था। और इस NAV में से हम माइनस करेंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस 30% ऑफ NAV और इंटरेस्ट, और जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ NAV था, ये सीधा क्लियर था। मतलब क्या, ये जो आंसर आएगा इसका 30% आप कर लेंगे सीधा सीधा। इंटरेस्ट हमें अभी ऊपर कैलकुलेशन करना सीख लिए है, 2 नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का था और कौन सा कैपिटल नेचर का होता है। तो दोनों को हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। यदि मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी लिमिट 30,000 और 2 लाख हो सकती है। लेकिन किराए पे दिया हुआ हाउस है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी, वो अनलिमिटेड होगा हमारे लिए। तो फिर जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। इसी के साथ में चैप्टर के जो सारे कंसेप्ट है वो दी एंड होते हैं। इसके बाद में कोई नाम मात्र को कंसेप्ट से वो बचेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लूँगा। आज क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसके बाद में आपके लिए कोई कंसेप्ट नहीं बचता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नाम मात्र जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े से वर्बली हमको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर लूँगा। हमारे यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है कि अब हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ चुकी है। इसके आगे अब कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली है हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको और दोस्तों के साथ में आप शेयर करें। थैंक यू।